सभी साथियों को सुदेश कुमार आर्य का सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सभी साथियों को पुनः सुदेश कुमार आर्य का सादर जय भीम, नमस्कार। साथियों, आज मैं फेसबुक लाइव हूँ और मैंने अपना टेक्स्ट मैसेज दिया है कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को भारत में जो भी 135-130 करोड़ लोग रहते हैं उसको संविधान का रेडी होना होगा। रेडी हैं हम लोग कि भारत में जो संविधान है वो हमें किस तरह की आज़ादी देता है, कितने अधिकार हमको दिए हुए हैं, इन सभी बातों को हम चाहेंगे हम लोग अपनी बात को रखें अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे। तो संविधान भारत का आज संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर 2018 है, तो आज हमारा संविधान दिवस है। ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब ये संविधान बना था, देश में बन के तैयार हुआ था। तो साथियों, हम सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं और शेयर करें, इनवाइट करें, जिससे जो संवैधानिक बातें हैं हम सभी की जो प्रक्रिया है संविधान की, संविधान में क्या अधिकार मिले उनकी हम लोग बात करें। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी लोग जुड़ जाएं और शेयर इनवाइट जरूर करें। आज संविधान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम पूरे देशवासियों को, सभी साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। संविधान दिवस जो है वो एक भारत का ऐसा दिन है जिस दिन भारत के समस्त जो नागरिक थे, जो लोग थे, उनको हक अधिकार मिला, उनको कानून मिला। ये संविधान के माध्यम से हुआ हम सभी के लिए। तो हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे जुड़ जाएं, शेयर और इनवाइट जरूर करें, जिससे संविधान के रूप में हमें जो एक लिखित दस्तावेज मिला है उसको सही से समझें, बताएं लोगों को, उस संविधान के अधिकारों को बताएं, जिसके माध्यम से हम लोग आज इतने सशक्त रूप से बात कर पा रहे हैं। हम लोग अपना साथियों, संविधान जो हमारा भारत का है, ये एक ऐसा संविधान है जो भारत में जो पूरे भारत के लोगों को शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है, अधिकार देता है, हक देता है, कानूनी हक अधिकार देता है। एक संविधान भारत का ऐसा है जो हर व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता। भारत का ही संविधान इतना बड़ा लिखित संविधान है जो भारत का, वो संविधान जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको सर्वोपरि माना गया है। और ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी जो प्रारूपी समिति थी, उन सभी ने लिखा है। इस संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। कुछ संविधान एक ऐसा प्रारूप है जो आपको हक अधिकार देता है कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं देश में, आपको कानून क्या है, आपको शिक्षा कहाँ से कैसे मिलेगी, ये सारे अधिकार आपको, वोट का अधिकार जो है वो संविधान से आता है। आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनी हुई सरकारें हैं वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो संविधान से चलती हैं। तो साथियों, मैं विस्तार से इस पे जानना चाहूँगा थोड़ा कि संविधान बना कैसे और संविधान की जो पीठ बनी थी उसमें कौन कौन लोग थे या किन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो साथियों, संविधान में मैं बताऊं, जब देश आज़ाद होने के कगार पे था 1946 की आसपास, तो सबसे पहले सारे देश, जो भी देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे उस समय, तो उन लोगों ने बाकायदा एक सभा बनाई, मीटिंग की और ये तय हुआ कि हम भारत का संविधान लिखेंगे और भारत का संविधान बनाने के लिए एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको पहले स्थापित करेंगे। तो साथियों, हम लोगों को देखना होगा कि सन 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारत का संविधान निर्माण हुआ। और उस जनगणना में जो 1931 जनगणना के जो मताधिकारी थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। उसका भी पैरामीटर्स था, उसके भी क्राइटेरिया थे। उसमें जो पैरामीटर्स थे वोट डालने के, चुनाव लड़ने के, वो ये थे कि जो लोग उच्च शिक्षित होंगे, उच्च पदों पे होंगे, उच्च घरानों से होंगे, जो अच्छे पदों पे होंगे, उन लोगों को शिक्षा का अधिकार होगा, उन लोगों को वोट का अधिकार होगा।
तो जो रजवाड़े होंगे, राजे महाराजे, नवाब सामंती प्रथा से होंगे, ऐसे लोगों को ही मत का अधिकार और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होगा। जिनके पास उच्च शिक्षा होगी उनको होगा। तो आप ये देखिए पूरी तरह से उस समय भी बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस की चाल थी, संघ की चाल थी कि किसी तरह भी ये जो शोषित वंचित समाज है, जो ओबीसी एससी एसटी समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, वो चुनाव प्रक्रिया में ना आ पाए, क्योंकि इनके पास ना शिक्षा है, ना धन था, ना साधन थे, ना संसाधन थे। तो साथियों, उन लोगों ने पूरी षड्यंत्र के तहत एक संविधान सभा का गठन किया। बाबा साहब जो उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे, सर्वश्रेष्ठ डिग्रीधारी धारक थे, उनको आप नगण्य नहीं कर सकते थे। तो बाबा साहब भी उस चुनाव प्रक्रिया में गए। बाबा साहब जब चुनाव प्रक्रिया में संविधान सभा में पहुंचे तो संविधान सभा का पूरा जो गठित हुई तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा ने 13 समितियां बनाई और 6 केंद्रीय समितियां बनाई। बाबा साहब 13 समितियों में एक समिति के अध्यक्ष थे और बाकी समितियों में सदस्य थे। और 6 समितियों में जो केंद्रीय समितियां थी, बाबा साहब उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के। तो साथियों, ये जो बाबा साहब का जो पूरा संविधान में रोल था वो सर्वोपरि था। और उस समय जो चुने गए सांसदों में जो संख्या थी 296 थी। और क्योंकि बाबा साहब ही समाज से अकेले आते थे, तो बाबा साहब ने इतना बड़ा जो ग्रंथ लिखा है शोषित वंचित समाज के लिए, वो देखा है पूरे समाज के लिए। बाबा साहब ने कोशिश ये की कि उस संविधान में सबको समान रूप से अधिकार मिले। बाबा साहब ने अपनी जो अलग से भी एक ड्राफ्ट तैयार किया था 15 मार्च 1947 को दिया था भारत सरकार को, जो उसमें चुनी हुई संविधान थी। और उसमें जो अधिकार क्षेत्र थे उसमें बहुत ही, अगर वो सारे अधिकार बाबा साहब के अगर उसमें संविधान में लागू हो जाते तो आज भारत आज से 20 या 25-30 साल पहले विश्व का सबसे सर्वशक्तिमान और सबसे सर्वश्रेष्ठ देश माना हो जाता। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कृषि है, जो खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाने हैं, जो मिल हैं, उन सभी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार के अधीन होने चाहिए। और जो पूरे भारत में जो पूरी व्यवस्था है क्या कहते हैं अपना प्राइवेटेशन की, वो खत्म करके, सामंती प्रथा खत्म करके, जागीरदारी प्रथा खत्म करके, खेती को सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन करके उसको अलग अलग हिस्सों में दे देना चाहिए जिससे सामूहिक खेती हो। बाबा साहब का ये भी मत था कि भारत का जो संविधान है इस तरह से बने कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, हर एक व्यक्ति का बीमाकरण होना चाहिए। हर एक भारत के जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होता है उसका जन्म से ही बीमाकरण होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ये सारे प्रावधान बाबा साहब ने अपने संविधान को अलग से रखे थे, पर उसमें मौलिक अधिकारों में उनमें संविधान सभा ने कई उनको अधिकारों को शायद मना कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ उसमें लिखा था। आर्टिकल 16 में अगर हम जाएंगे तो बाबा साहब ने पूरा समाज के लिए पूरे जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था पूरा लिखा है। तो साथियों, बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार, जो अपना रिजर्वेशन का अधिकार 324 से 329 तक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया थी, उसमें वोट का अधिकार, वोट के मत का अधिकार को जानने का अधिकार, ये सारे अधिकार बाबा साहब ने हमको उस किताब में, उस धर्म ग्रंथ में लिख के दिए, जो देखा है पूरे भारत जो ऐसा दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है जिसमें आपको सब हक अधिकार मिलते हैं। एक ऐसा मसीहा जिसने भारत को संपूर्ण संप्रभुता की तरफ ले जाकर के गणतंत्र देश बनाने के लिए प्रक्रिया की। तो साथियों, ये सब आपके और हमारे जो मसीहा हैं बाबा साहब, उनके करकर्मों से हुआ। तो आज उनका जो उद्देश्य यही था कि भारत में सब समतामूलक समाज बने, सबको समान न्याय मिले, जो जिस धर्म को पूजना चाहता है सबको अपने अपने धर्म को पूजने और उसको उपासना करने का अधिकार मिले, न्याय व्यवस्था सबके लिए समान हो, चुनाव प्रक्रिया सबके लिए समान हो, रंग भी खड़ा हो और राजा भी खड़ा हो तो उसमें कोई भेदभाव ना हो, एक वोट पर व्यक्ति एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने इसमें रखा। और सबसे बड़ी जो शक्ति दी बाबा साहब ने महिलाओं को, जब संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को दे दिया और 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ देश में,
और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो बाबा साहब जब कानून मंत्री बने संविधान के तहत, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेके आए, जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार देने की बात की गई संविधान में। तो साथियों, ये सब हम लोगों को देखना होगा कि संविधान क्या क्या हमें अधिकार देता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान जो दिवस है आज, इसको पूरा देश सेलिब्रेट करे। ये किसी भी जाति, धर्म या लिंग भेद में भेद नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है। अगर ये सरकारें जो 70 साल से आज सत्ता में है, कांग्रेस और बीजेपी की या और अन्य दलों की, अगर ये पूर्ण रूप से अगर भारत के संविधान को स्थापित कर देती तो भारत आज स्वर्णिम भारत कहलाता। फिर भी बाबा साहब का जो संविधान जो सरकारों ने लागू किया, पीछे राज्य सरकारें जो बनी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उनका जो मैनिफेस्टो था वो संविधान ही था, और वो जो संविधान उन्होंने लागू किया तो पूरे उस राज्य में एक बड़े आयाम पर बाबा साहब के आइडियोलॉजी के हिसाब से, बाबा साहब के जो दृष्टि थी उसके हिसाब से उस प्रदेश को चलाया गया और उस प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ। तो साथियों, ये संविधान आप और हम सबको बहुत सारे अधिकार देता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की है, समाजवाद की बात की गई है, तो संविधान हमें न्याय व्यवस्था की जो बात करता है। तो संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको परिपूर्ण करता है। तो साथियों, ये संविधान आप और हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए है। आज बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को खंडित करने का काम कर रही हैं, और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को हर घर, हर गली तक पहुंचाएं और ये बताने की कोशिश करें कि संविधान ही ग्रंथ है जो आपको आपके रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार देता है। संविधान में हमें जो अधिकार मिले उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। संविधान का जो मेन जो एजेंडा था वो ये था कि सबका विकास हो, जबकि आज उल्टा हो रहा है। संविधान के विपरीत जो काम हो रहा है उसमें हम लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। संविधान में जो अधिकार मिले हैं शोषित वर्ग और वंचित वर्ग को, उनको ना डिस्ट्रॉय किया जाए। संवैधानिक अधिकार है, आप SC/ST एक्ट को जब कमज़ोर करने की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार है, उस पर हम सरकार को देखना चाहिए इस तरह की कोई घटना ना घटे या देश में ऐसा कोई कानून ना लाए जो शोषित वंचित समाज के हकों और अधिकारों की अवहेलना करता हो। तो साथियों, हम सभी को संविधान दिवस को बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इस देश में, और सभी को करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे देश का संविधान है। सरकारें संविधान द्वारा चुनी जाती, संविधान की शपथ लेकर वहाँ पर शासन कर रही हैं, और संविधान के ही तहत आज सारे देश में जो भी कानून प्रक्रिया है उसको लागू किया जा रहा है, वही संविधान के तहत ही होते हैं। कानून प्रक्रिया है, जो अपना न्याय व्यवस्था है, सारी संविधान द्वारा हो रही है। तो साथियों, संविधान को हम सभी ने जितना हो सके लोगों के बीच ले जाना है और बताना है कि भारत में अगर सच में कोई बड़ा अगर धार्मिक ग्रंथ अगर जिसे बोलते हैं, जिस लिखित संविधान जो आधुनिक ग्रंथ है वो संविधान है। उसमें समस्त जितने भी समाज के लोग जो उसमें कमेटी में थे उन सभी का योगदान है। बाबा साहब का सर्वोपरि योगदान है, क्योंकि बाबा साहब ने उस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया। बाबा साहब ने हक अधिकार की बात की थी, बाबा साहब ने महिलाओं की बात की थी संविधान में, तभी आज महिलाओं को प्रसव पीड़ा की जो होती है उस पर लीव मिलती है, उनको जो समान वेतन पुरुषों के बराबर मिलता है, और जो रोजगार जो लोग अलग अलग संस्थाओं में कर रहे हैं उन सभी को जो 8 घंटे का जो पे मिला है वो बाबा साहब के द्वारा ही मिला है। 8 घंटे का उन्होंने टाइम निर्धारित किया था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होगा तो ओवर टाइम जाएगा। तो बाबा साहब की ही देन है कि संपूर्ण भारत में उन्होंने एक जैसी व्यवस्था को लागू करने की इस संविधान के माध्यम से पूरी कोशिश की, और संविधान को ही उन्होंने इस देश के लिए सर्वोपरि बताया है। तो साथियों, हम सभी चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये था कि संविधान दिवस पर हम सभी बात रखें। कई साथी हमारे फेसबुक पे आते हैं तो हम चाहते हैं संविधान के बारे में भी बात रखें, जितना हम लोगों को जानकारी है उसके अनुरूप रखें। और साहब का ही विचार है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है उसमें, तो अगर आप बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हैं तो आप इस संविधान को मानें और संविधान की बातों को लोगों तक पहुंचाएं। जो संविधान हमें और आपको
बात करने का अधिकार देता है, खासकर वो वर्ग जो पिछड़ा और दबा हुआ था। आज वो जो बड़े अच्छी अच्छी चीज़ों, मकानों में, घरों में, गाड़ियों में बैठा हुआ है, उन सभी को देखना चाहिए कि इस संविधान ने आपको क्या क्या नहीं दिया। और बाबा साहब ने जब लास्ट टाइम था 1956 में जब अपना अंतिम भाषण दिया था, उन्होंने बोला था कि हमें वाकई में पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो साथियों, आज ये वक्त आ गया है कि इस आइडियोलॉजी को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बाबा साहब के संविधान को और ये संपूर्ण देश को अगर हमने बचाना है तो भारत के संविधान को पूरी तरह से सरकारों से लागू करवाना पड़ेगा और सरकार पे दबाव करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार के जो नुमाइंदे जो चुने हुए शपथ लेके बैठे हुए हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे और सरकार उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब वो संविधान के पक्षधर नहीं है, वो गैर संवैधानिक लोग हैं जो संविधान के पद पर बैठे हैं और संविधान को दूषित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, अभी पीछे रविशंकर जी थे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा किसी चैनल पर दिखाया कि उन्होंने नया संविधान निर्मित कर दिया है। तो सरकार, इस तरह की सरकार द्वारा भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाएंगी, संविधान को अपमानित किया जाएगा, तो निश्चित तौर से भारत में एक अलग सा माहौल, डर सा माहौल होगा। संविधान को समझे बहुत सारे लोग आज की डेट में, हमने देखा पीछे एक घटना घटित हुई, एक पार्लियामेंट थाने के सामने संविधान को जलाया गया और सरकार के नाक के नीचे सरकार ने उन पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। ये सब इसलिए हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, बस संविधान के नाम से आप और हमारा वोट लेके छल के हमारे से चले जाते हैं। तो हम सभी को देखना पड़ेगा कौन सा समूह दल ऐसा है राजनीतिक जो आपके हक अधिकार की बात करता है, जो पूरी तरह बाबा साहब के आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। बाबा साहब के संविधान के तहत ही अपनी सरकारों को पीछे उन्होंने चलाया भी था। तो हम सभी का यही सुझाव है कि आज ये जो 26 नवंबर है, उसको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। और क्योंकि साथी लोग सोचते होंगे कि इस तरह का टॉपिक है, भैया आप और हम समझ लें, अगर ये टॉपिक नहीं होता तो आज हम या कोई भी जो अपने आप को SC OBC ST और जो माइनॉरिटी समझते हैं, जो अपने आप को दबा कुचला समझते हैं, तो इस लायक नहीं होते जो हम बात कर पा रहे हैं। क्योंकि डिस्कशन से ही आपका निर्णय निकलता है, डिस्कशन से ही आपको कुछ कंक्लूजन से ही आपको कुछ विचारधाराओं से ही आपको कुछ वहाँ से रास्ता निकलता है। तो आप अगर मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, जो ड्राफ्ट किया है, उसमें हमारे लिए बहुत कुछ है, ज़रूरत है हमें उन सभी को जानने की और अपने लोगों को उसके बारे में बताने की कि किस तरह उसमें उच्च शिक्षा का हमें बाबा साहब ने वो दिया। बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ये सारे जो प्रावधान संविधान हमें देता है। यहाँ तक कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट डाला, वो इसीलिए डाला कि आप और हम लोग जो दबे कुचले लोग हैं वो लोग अपलिफ्ट हों और मेन धारा में आ जाए समाज की, जिससे लोगों में जो आर्थिक संपन्नता थोड़ी आए, शैक्षिक संपन्नता आए और वही लोग जो संपन्न हो जाएं वो अपने लोगों को भी जाके जागरूक करें। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे बहुत सारे इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए है, जबकि हकीकत ये है कि जो भारत का रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब ने 10 साल के लिए रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट रखा था वो राजनीतिक दलों के लिए रखा था, राजनीतिक प्रणाली के लिए रखा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो रिजर्वेशन रखा था उसके लिए था 10 साल के लिए। बाकी सामाजिक जो शोषित वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन था, जो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन था, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। उसमें वो आजीवन था, वो जब तक के लिए था जब तक लोग अपने जीवन को ऊपर बराबरी स्तर पर ना ले आए, समानता का भावना आ जाए। जबकि सिर्फ लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, जो विधायकी व्यवस्था थी, उसके लिए 10 साल के लिए बाबा साहब ने बोला था कि 10 साल के बाद दोबारा अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उसमें उसका समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो राजनीतिक जो रिजर्वेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बाबा साहब ने सामाजिक रिजर्वेशन की कभी भी मनाही नहीं की, वो तो हमेशा के लिए जब तक समाज अपलिफ्ट नहीं होता तब तक रहेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा समाज है, बहुजन समाज, जो गांव में, शहरों में, मलिन बस्तियों में रह रहा है, जिन्हें अभी अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिला। आज भी लोग मेन हॉल में मरते हैं क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं होने कर पा रहे हैं। जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था वो नहीं कंट्रीब्यूट किया। उसकी वजह से आज ये स्थिति है देश में कि संविधान
के नाम से लोग जो बैठे हैं संवैधानिक पदों पे, वो संविधान को अपमानित कर रहे हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ आपसी जुमलेबाजी, आपसी तू में लगे रहते हैं, जबकि संविधान पे सरकार जो बैठी उसको हम लोग घेरें और सवालात करेंगे। आप संविधान को कैसे अपमानित कर सकते हैं, न्याय व्यवस्था को कैसे खंडित कर सकते हैं, आप जांच एजेंसियों को कैसे दबाव डाल के उनको भ्रमित कर सकते हैं, कैसे आप चुनाव प्रणाली को, सरकार जो बैठी है आज की मनवादी सरकारें, वो कैसे चुनाव प्रणाली को दूषित कर सकती हैं। ये सारी सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए सरकार से कि आप संविधान के पद पे बैठे हो, संविधान की कसम खा के बैठे हो कि हम संविधान के कसम खाते हैं कि पूरे भारत के समस्त नागरिकों को एक समान रूप से देखेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। पूंजीपतियों की ही बात हो रही है, पूंजीपतियों का ही काम हो रहा है, और जो सामंतीवादी प्रथा वाले लोग थे जिनके पास हर तरह की व्यवस्था थी, उनका ही बोलबाला है पूरे देश में। कहीं धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। भारत में हर एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी से रहने का संविधान में अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको बाबा साहब के आइडियोलॉजी से आते हैं, बाबा साहब के संविधान से आते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को बताएं, समझाएं कि संविधान ने ही हम सभी को आज यहाँ खड़ा किया है कि हम लोग बात करने लायक हैं, सबके समांतर खड़े होने के लायक हैं। तो जो लोग संविधान में अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उनको भी हम लोग जागरूक करने का काम करें। ये है संविधान दिवस का मेन मकसद, मेन उद्देश्य। और जो राजनीतिक सत्ता है हमारी बहुजनों की, वो जो संविधान को सबसे ऊपर मानती है, उसको हम आगे लेके आएँ। और जो जिस तरह के भारत में आज का माहौल है डर का, उस डर के माहौल को अगर देखा जाए तो भारत की जो आयरन लेडी हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार जब मुख्यमंत्री रही थी, तो वहाँ पे एक ऐसा अच्छा माहौल प्रदेश में हो गया था, हर जगह खुशहाली थी। और जो बदमाश और गुंडों का जो राज था वो खत्म हो चुका था। जो बदमाश गुंडे थे वो जेलों के अंदर थे। वो इसलिए हो पाया था कि बहन जी ने संविधान को सर्वोपरि मानते, संविधान की हर एक धारा को आगे करके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाया था और बहुत ज़्यादा विकास किया था। आप देखो, बुद्ध में और सम्राट में पूरा प्रदेश बना दिया। हर जगह उन्होंने विश्वविद्यालय, बाबा साहब और जो महापुरुष थे, जो आधुनिक महापुरुष थे, जो वाकई में जीवंत जो महापुरुष थे, उनके नाम से बाबा बनाए गए। वो इसलिए हो पाए कि वो संविधान को उन्होंने समझा, संविधान को लागू करवाया, संविधान को पढ़ा, संविधान के बारे में बताया। इसीलिए उन्होंने बार बार यही कहा कि उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, उनका जो मैनिफेस्टो मेन जो है संविधान ही है, क्योंकि संविधान में ही सारी इतनी व्यवस्थाएं, इतनी खूबियाँ हैं। अगर इनको ही सही से लागू कर दिया जाए तो देश वैसे ही अग्रसर हो जाएगा। तो संविधान और संविधान की प्रॉपर्टी को हम लोग समझें। संविधान की जो बाईपास करके जो लोकतंत्रांतरिक जो व्यवस्था है, जो कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हैं भारत के संविधान का, उन सभी के विरुद्ध जाएं और जो लोग इसको मानते हैं उनके साथ आएं। तो संविधान हम सभी के लिए है। संविधान में जो प्राकृतिक संपदा है उस पर हम लोग चाहते हैं, उस पर बातचीत हो। जो भी संसाधन है जो संविधान में सभी के लिए है, तो उन सभी पे हम लोग बात करें। जो भारत में निजीकरण की बार बार जो आवाज़ उठ रही है, बल्कि निजीकरण ही हर जगह हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और संविधान को मजबूत करें। संविधान चाहता है कि भारत में निजीकरण ना हो, क्योंकि जितना निजीकरण होगा उतना पूंजीपति और सामंतीवादी प्रथा मजबूत होगा। तो ये सब चीज़ें बाबा साहब के संविधान के अपोजिट हैं। इसके हमें खिलाफत करनी चाहिए हर सीमा पर। साथियों, हम चाहते हैं आप सभी को संविधान दिवस पे पुनः सभी को शुभकामनाएं। कोशिश करें कि इस बात को दूर तक ले जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में एक अच्छी समझ संविधान के प्रति आ पाए। तो कुछ साथी जुड़ना भी चाह रहे हैं, देखते हैं कौन है। साथियों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरा जो आज का लाइव आने का यही था कि हम लोग चाहते हैं संविधान पे हम लोग बात रखें। संविधान की अगर बात ही नहीं होगी तो जो लोग आज सत्ता में हैं, जो मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, वो गैर संवैधानिक है। अगर आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो संविधान की परिपाटी को मानना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो संविधान की पीठ है। आज ये लोग संविधान के उस सुप्रीम कोर्ट की बात को नगण्य कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं बार बार। तो सभी देशवासियों को सोचना पड़ेगा, जो संविधान ही आप लोगों को जो हर तरह से हक दे रहा है, और इन लोगों को ये लोग दूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सत्ता में हैं अभी, वो पूरी तरह से देश
विरोधी हैं, वो नहीं चाहते देश में एकता रहे, अखंडता रहे, भारत का संविधान रहे। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर जो दोबारा पुनः सरकार आती तो वो हो सकता है मनवादी जो विचारधारा थी, मनवादी व्यवस्था थी, उसको लागू किया जाए। देश में जो वर्ण व्यवस्था का जो स्थापना था मन व्यवस्था में, उसको पुनः स्थापित करके ये जो शोषित वंचित समाज है, जो ओबीसी एससी एसटी समाज है, उसको पुनः उसी धरातल पर पहुंचा दे जहां से वो लोग पहले उस तरह के इतिहास में आते थे। तो साथियों, संविधान को समझें, पढ़ें, जानें और हम अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े। और हम सभी की जो आइडियोलॉजी है और जो हम राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो हम देखा जाए तो आज की डेट में अगर इस भस्मासुरी जो सरकार है अभी भारत में, इसको अगर ख़त्म करने की अगर किसी में सबसे ज़्यादा अगर इसके ख़त्म करने की अगर योग्यता है तो वो हमारे लीडर में है। हम चाहेंगे तो जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें, हर तरह से करें। और बहन जी ने बहुत अच्छा शासनकाल दिया भी है और उनके शासनकाल में सब लोग खुशी भी रहे, सुख में भी रहे, तरक्की भी हुई है। राज्य की जो ग्रोथ थी वो लगभग उस समय बहन जी के काल में 13-14% GDP होती थी। ये इसलिए हुआ कि बहन जी ने हमेशा संविधान के हिसाब से काम किया है और हर एक व्यक्ति को अधिकार और सुरक्षा दी है, हर एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही है। तो साथियों, हम सभी संविधान का सम्मान करें, संविधान को बाईपास ना करें और संविधान की जहाँ भी हो सके चर्चा करें। और इसके लिए हम लोग भी जो साथीगण हैं वो ये कोशिश करेंगे कि संविधान लोगों तक पहुँचे और लोगों को उसकी व्यवस्था के बारे में बताएं कि क्या हक अधिकार हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि संविधान के ऊपर मुझे जितना जानकारी थी मैं उतनी बात कर रहा हूँ आपसे। जितना हमने समझा संविधान से, जितना मैंने लिया है संविधान से, वो हमारे लिए वाकई भरपूर है। तो साथियों, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। उम्मीद करूँगा आगे भी कभी आपसे मिलता रहूँगा इस तरह अपनी छोटी छोटी बातों को लेके। और आज के लिए साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।